हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग को गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध देखना है। उसके बाद दर्पण के लिए सूत्र का निगमन करना है। ये क्लास कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि दोनों में दर्पण आता है। ठीक है। फिजिक्स पार्ट 2 है कक्षा 12th के लिए, और कक्षा 10th वाले बच्चों के लिए ये जैसे नॉर्मल फिजिक्स में दिया है लाइट वाले चैप्टर में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखेंगे कि एक्चुअल में अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इन दोनों की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है, यानी कि फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या डिफरेंस होता है, क्या संबंध होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो आज हमको स्टार्ट करना है अपना फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन। ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, की वक्रता त्रिज्या त्रिज्या तथा तथा फोकस दूरी में संबंध, इस बात को समझना है हम लोग को। इसको लिखे तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। ये इतनी बात को बहुत ध्यान से सीखेंगे हम लोग कि कैसे से रिलेशन इसका निकलता है। हम तो पढ़ते हुए आ जाते हैं कि F बराबर होता है R/2, हमने यही पढ़ा है कि F बराबर होता है R/2, लेकिन एक्चुअल में ये कैसे आता है, इस बात को आज हम लोग सीखेंगे। ओके। तो बहुत पेशेंस के साथ आप लोग सीखिएगा, और जो भी क्यूरीज होगी, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा, आप प्लीज़ पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, या ऑफलाइन क्लासेस में भी जब आप आइएगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक हम गोलीय दर्पण बनाएंगे। अब गोलीय दर्पण में अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। ये है गोलीय दर्पण, और ये गोलीय दर्पण में ये कौन सा दर्पण है, तो आप जानते हैं कि इसको अवतल दर्पण कहते हैं। सॉरी, इसको हम गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि इसको कॉन्केव मिरर के नाम से जानते हैं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बाबू, ये प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं हिंदी में। प्रिंसिपल एक्सिस ये इसका पोल, क्या ये पोल। हम जानते हैं कि कोई भी लाइट रेज है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आ रही है तो ये लाइट रेज हमेशा अवतल दर्पण से टकरा के फोकस से जाएगी, या गोलीय दर्पण से टकरा के कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। पहली बात क्लियर हो गई। इतनी बातों में आपको कोई समस्या नहीं होगा। हम इसको नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये एफ है ही, ये पी है। हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस दूरी का, फोकस दूरी जितनी पोल से दूरी होती है उतनी ही सेंटर ऑफ कर्वेचर की फोकस से दूरी होती है, तो इसको हम सी बना देंगे। ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर इस आपतित किरण, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज के मध्य बीच में हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो वह परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जाता है। इतनी बात में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के बीच ये परपेंडिकुलर का काम करेगा BC लाइन। ठीक है। तो देखिए ये इंसिडेंट रेज है, हम हमेशा एंगल को परपेंडिकुलर से लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से अगर हम इंसिडेंट रे देखेंगे तो यहाँ से और इंसिडेंट रेज के बीच का एंगल होगा, सॉरी। और ये रिफ्लेक्टेड रेज है। ठीक है। ये है रिफ्लेक्टेड रेज BF, इसको हम कहेंगे एंगल R। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में हम पढ़ के आए हैं कि जो एंगल I होता है, एंगल I, ये एंगल R के बराबर होता है। जिस कोण पे आती हैं आपतित किरणें उसी कोण पे जाती हैं, ये बात हमको पता है। तो अगर ये बात हम लोगों को पता है तो हम और क्या कर सकते हैं इसके साथ, ध्यान देंगे चीज़ों को। हम यहाँ से देखिए, एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ABC, ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल CBF और ABC। हम ऐसा क्यों ABC ले रहे हैं और यहाँ से CBF ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मिड में पड़ने वाला एंगल होना चाहिए I और R। ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रायंगल ABC जस्ट इक्वल होगा एंगल CBF के। इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर ये चीज़ सही है तो ये भी सही होगा कि हम पढ़ते हुए आए हैं कक्षा 9 से, कक्षा 10th में भी पढ़े हैं एकांतर कोण का, ट्रायंगल की समरूपता का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ये एंगल I है, एंगल यहाँ पे एंगल I है, तो ये भी एंगल I होगा, ये भी एंगल I होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, तथा एंगल
बी सी बराबर एंगल बी सी एफ लिख सकते हैं। एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। और कौन से नियम से बराबर होंगे? तो एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण के नियम से ये बराबर हो जाएंगे। इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमको कुछ और चीज़ें मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए एंगल जो सी है, बी है और एफ है, एंगल सी बी एफ ये बराबर होगा एंगल बी सी एफ के। ऐसा क्यों सर? तो देखिए ये एंगल आई था और ये एंगल आर था, दोनों बराबर हो गए थे यहाँ पे पहले वाले कंडीशन में। और हम दूसरे वाले कंडीशन में देखें एकांतर कोण में कि ये वाला इसके बराबर हो गया, तो ये वाला भी तो इसके बराबर होगा। तो इसके साथ हम लिख सकते हैं कि एंगल देयरफॉर एंगल सी बी एफ बराबर बी सी एफ। इतनी बातें क्लियर। अब इतनी बातें क्लियर तो हम यहाँ से एक और कंक्लूजन निकालेंगे। क्या कंक्लूजन निकलेगा? अब हम ये लिख सकते हैं कि सी एफ जो ये देखिए समरूपता के सिद्धांत में ट्रायंगल वाले में होता क्या, अगर किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर है, आई और आर ये दोनों बराबर हैं, तो इनके सामने की भुजाएं मतलब साइड्स भी बराबर होंगी आपस में। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर सी एफ इक्वल टू बी एफ, सी एफ इक्वल टू बी एफ या एफ वी जो भी आप लिखें, बी एफ। इतनी बातें क्लियर। अब देखिए अगर एक ऐसा कंडीशन बने बी एफ ये जो आपको दिख रहा है, या कंडीशन क्या, ये तो होता ही है, ये सी एफ जो है पी एफ के इक्वल होता है। आप जानते हैं कि फोकस दूरी, ये जो फोकस दूरी है और पोल के बीच की दूरी और फोकस दूरी और सी के बीच की दूरी दोनों आपस में बराबर हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं? तो सी एफ बराबर पी एफ, इतना लिख सकते हैं। ऐसा कब लिखेंगे? अगर मान लेते हैं कि बी एफ इज लगभग इक्वल, मतलब कि अप्रॉक्स इक्वल है किसके? पी एफ के। इतनी चीज़ें अगर एक ऐसा कंडीशन आ जाए कि बी एफ बराबर हो जाए पी एफ के, बी एफ बराबर हो जाए पी एफ के, तो इसके लिए हम कंडीशन यहाँ पे लिख दिए हैं कि सी एफ इक्वल टू पी एफ। और कैसे? बी एफ बराबर जब सी एफ होगा तो सी एफ बराबर हम पी एफ लिख सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब चलिए हम क्या करेंगे, अगर एक साइड मान लीजिए जैसे दो ये है, दो साइडें हैं, एक तो सी एफ है एक तरफ पी एफ है, अगर हम एक साइड कोई भी परिवर्तन करते हैं तो दूसरी साइड भी हमको समान परिवर्तन करना होता है। बात क्लियर? एक साइड जो भी हम परिवर्तन करते हैं दूसरी साइड भी हमको सेम परिवर्तन करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि बोथ साइड मतलब दोनों साइड, बोथ साइड पी एफ जोड़ने पर या ऐड करने पर, ठीक है, बोथ साइड पी एफ ऐड करने पे। तो बोथ साइड जब पी एफ ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए सी एफ प्लस पी एफ हो जाएगा इक्वल टू पी एफ तो ऑलरेडी है, अब प्लस पी एफ हमें एक और ऐड करना होगा। तो सी एफ प्लस पी एफ, देखिए अब सी एफ प्लस पी एफ पूरा एक मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, या ये दूरी अब प्लस ये दूरी मिलके पूरी दूरी। तो सी एफ प्लस पी एफ को क्या लिख सकते हैं? पी सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पी सी लिख सकते हैं। और इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ टू पी एफ लिख सकते हैं। बात क्लियर? अब यहाँ से एक चीज़ देखेंगे कि ये हमारा पोल है और पोल से ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी से सी तक की दूरी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। तो आर हो जाएगा। अब एक्चुअल में साइन के साथ हम करते हैं, ये जब ये पोल है, अवतल दर्पण है, ये कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो निगेटिव होती है। तो ये माइनस आर हो जाएगा इक्वल टू टू पी एफ। टू पी एफ ये क्या है? देखिए ये फोकल लेंथ पी एफ है ना, तो पी एफ को हम फोकस लेंथ कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो ये इसको एफ रख देंगे तो टू एफ हो जाएगा। और ये भी दूरी तो लेफ्ट साइड पड़ रही है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे? निगेटिव कर देंगे। निगेटिव से निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा एफ बराबर आर बाई टू। और ये हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि हम बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं, फोकस जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ से हमको ये प्रूफ होता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप बिल्कुल इसी प्रकार से इसका डेरिवेशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं पहले ही आपको बताया था कि एफ बराबर होता है आर बाई टू, और ये कैसे आया है, तो ये पूरा हमको स्ट्रक्चर इसका बनाना पड़ता है, ऐसे इस प्रकार से आया है। ओके, तो यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दर्पण के लिए सूत्र का निगमन, ठीक है।
तो यहाँ पे हम हेडिंग लगा देते हैं, दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। क्या होता है दर्पण सूत्र? तो हम जानते हैं 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ये चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए सत्य है, ठीक है ना। दोनों के लिए यही सेम फार्मूला लगता है, बस हमको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन बदलना होता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन हमको बस थोड़ा थोड़ा बदलना होता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन को ध्यान के, चिन्ह परिपाटी को ध्यान रख के हमको चीज़ों को कंप्लीट करना होता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए, एक दर्पण के लिए मैं कर रहा हूँ, आप उसी नियम पे दूसरे दर्पण के लिए भी कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अवतल दर्पण के लिए हम सूत्र का निगमन करते हैं। अवतल दर्पण के लिए तो देखिएगा, ये है एक अवतल दर्पण। क्या ये अवतल दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम पी से दिखाते हैं, इसी को हम मुख्य अक्ष भी कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, किसी वस्तु को रख देते हैं, यहाँ पे किसी वस्तु को रख देते हैं। वस्तु से यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी, ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी तो दर्पण के प्रकाशिक केंद्र पे टकराएंगी, और प्रकाशिक केंद्र पे, ऑप्टिकल सेंटर पे टकरा के ये फोकस से गुजर जाएंगी। कहाँ से गुजर जाएंगी? फोकस से गुजर जाएंगी। ये इसका हो जाएगा फोकस। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है। दूसरी प्रकाश की किरण को हम इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारते हैं, और आपको पता है कि प्रतिबिंब को बनने के लिए मिनिमम दो किरणें होनी चाहिए। बनने के लिए तो अनंत किरणें आप लेके जाइए, सबसे बनेंगी, लेकिन मिनिमम हम अपनी पढ़ाई के लिए हमें दो किरणों को गुजारना होता है। तो यहाँ से हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक प्रकाश की किरण को गुजारना होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक प्रकाश की किरण को हमने गुजार दिया, और आप जानते हैं इसका नियम कि जो प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है वो पुनः उसी रास्ते से लौट जाती है। ये एक नियम हो गया। तो जहाँ पे प्रकाश की परावर्तित किरणें एक दूसरे को कट करती हैं, वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पे एक दूसरे को इस बिंदु पे कट कर गई, तो जिस बिंदु पे ये कट कर देती हैं एक दूसरे को, उसी बिंदु पे प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये तो हमारी वस्तु थी। वस्तु क्या है? तो हम वस्तु को लिख देंगे AB, ये प्रतिबिंब को लिख दे रहे हैं I, और ये I'। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोग को? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि ये M पॉइंट पे आई होगी, ठीक है। आपतित किरण, इंसिडेंट रेज M पॉइंट पे आई होगी। यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर को हमने N लिख दिया, ठीक है। यहाँ से इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। आप पिक्चर को स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि क्या है, कैसे बना है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कुछ चीज़ों को। इसमें नॉमेनक्लेचर पहले ही कर देते हैं कि हमको बस आसानी हो जाए अपने डेरिवेशन में। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो दर्पण होता है, कोई सा भी दर्पण ले सकते हैं, दर्पण के पोल को हम मान लेते हैं कि हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अब ओरिजिन से हम लेफ्ट चल रहे हैं कि राइट चल रहे हैं? अगर लेफ्ट चलेंगे किसी भी चीज़ के लिए तो वो दूरी निगेटिव होगी, और अगर राइट चलेंगे, इस ओरिजिन से इधर चलेंगे तो राइट कहलाएगा, इधर चलेंगे तो लेफ्ट कहलाएगा। इधर जो भी चीज़ मापी जाएगी वो सारी की सारी वैल्यूज निगेटिव होगी, और इधर जो भी चीज़ मापी जाएगी वो सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होगी। तो इस P से लेके C तक की दूरी, PC इसको कहेंगे, PC को क्या कहते हैं? ये वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को हम क्या दिखाते हैं? R से दिखाते हैं, और R चूंकि किस में होगा? माइनस में होगा, क्योंकि आप जानते हैं हम इधर चले हैं लेफ्ट साइड, ठीक है। दूसरी बात, P से लेके A तक की दूरी, P से लेके A तक की दूरी, इसको हम PA कहेंगे। क्या कहेंगे? PA। अब PA क्या हो जाएगा? तो ये वस्तु की दूरी को हम हमेशा निगेटिव दिखाते हैं, U से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? U से। तो ये PA क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये P से लेके I तक की दूरी, PI, हमेशा हम दूरियों को यहाँ से पोल से मेजर करते हैं। तो PI कितना हो जाएगा? तो सर ये तो हमारी प्रतिबिंब है ना, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? -V हो जाएगी। बात क्लियर? उसके बाद ये PF के बारे में बात करते हैं। PF क्या है? तो ये तो फोकस लेंथ है, फोकस दूरी है। तो PF क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? PF हो जाएगा -F। बात क्लियर? -F हो जाएगा। हम अभी जस्ट हमने निकाल के आया कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो हम जानते हैं कि जो R होता है ये 2F के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2F के बराबर होता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, और हम अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं,
ठीक है। ये जब अच्छा मैंने इसको लिखा क्यों पहले, बाद में भी तो लिखा जा सकता है, हाँ बाद में भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमको डेरिवेशन करते समय आसानी रहे, हम आसानी से वैल्यूज को पुट कर लें, इसलिए मैंने पहले ही आपको लिखा दिया। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह त्रिभुज में यहाँ पे एक पिक्चर में त्रिभुज को देखना होगा। देखिए एक त्रिभुज में ले रहा हूँ ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज में ले रहा हूँ त्रिभुज सी आई आई डैश, सी आई आई डैश। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो एंगल है ना, इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के, ये कोण के बराबर होगा। ठीक है, और ये जो है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें समरूपता मिलती है। समरूपता किसमें किसमें मिलती है, तो हम लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी आई आई में। ठीक है, सी आई आई में। तो ये क्या हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सर ए बी अपान में, देखिए ये साइड और अपान में ये साइड आई 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 डैश बराबर होगा इस ए सी बटा में आई सी के, आई सी के। इतनी बात क्लियर। समरूप हैं अगर दो त्रिभुज तो इन त्रिभुज की भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो ए बी बटा आई आई डैश जस्ट इक्वल टू ए सी बटा आई सी। बात क्लियर। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। हमको दूसरा त्रिभुज दिख रहा होगा, देखिए त्रिभुज एक यहाँ पे है एम एन एफ, त्रिभुज एम एन एफ। बात क्लियर। और दूसरा त्रिभुज आई आई डैश एफ, आई आई डैश एफ। दो त्रिभुज हमें दिख रहा है, एम त्रिभुज एम एन एफ और त्रिभुज आई आई डैश एफ में। तो दूसरा हम समरूप त्रिभुज निकालते हैं। समरूप त्रिभुज दिख रहा है, हाँ, समरूप त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज आई आई डैश एफ में। यहाँ से हमें कुछ कंक्लूजन मिलेगा। क्या कंक्लूजन है देखते हैं। सॉरी, देखिए एम एन जस्ट इक्वल होगा किसके, आई आई डैश के। तो एम एन बटा में आई आई डैश, इसको हम इसका रेशियो ले लिए दो भुजाओं का, और ये इक्वल कर दिए किसके, एन एफ या एफ एन, जो भी आप लिख सकें। एन एफ लिखिए, एफ एन लिखिए, वो डिपेंडिंग अपॉन यू। एफ एन, ठीक है, एफ एन अपान में आई एफ, आई एफ। बात क्लियर। अगर विचार करिए, थोड़ा सा हम बात करते हैं, ठीक है, इस चीज़ के रिगार्डिंग कि यदि यहाँ पे देखिएगा, सॉरी यहाँ पे समझिएगा, ए बी जो है, जो हमारी बिंब थी, वस्तु थी, उसकी ये लंबाई है, तो उसी लंबाई का तो ये एम एन भी है। तो हम यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं कि यदि ए बी बराबर एम एन, ये लिख सकते हैं ना, ए बी बराबर एम एन, ये एक ही वस्तु का तो बिंब बन रहा है इधर, ए बी बराबर एम एन। तो हम यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं, एम एन की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, ए बी। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी बटा में आई आई डैश इक्वल टू एफ एन बटा में आई एफ। इतनी बात क्लियर हो गई, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ से एक और हम एजम्पशन लेते हैं। ये जो आपको दर्पण दिख रहा है, मिरर दिख रहा है, मिरर इतना कर्व नहीं होता है, पहली बात। तो सर इतना बनाए क्यों हो, तो हमने इसको जो मिरर था ना उसको जूम कर दिया है, थोड़ा सा उसको फैला दिया है कि हम अपनी पढ़ाई में इन सब सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकें, आसानी से आपको हर एक चीज़ विजुअल हो सके, ठीक है। तो हमने जूम कर दिया है, उस मिरर को थोड़ा सा फैला दिया है। मिरर को फैलाने के बाद ये सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मिरर को आप देख के नहीं पहचान पाएंगे जल्दी, आसानी से कठिनाई होगी, आप उसको छू के स्पर्श करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी कि हाँ ये थोड़ा सा बीच में मोटा है, एक साइड पतला है, इस प्रकार से चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर दर्पण का जो द्वारक है अगर बहुत छोटा हो जाए, क्या हो जाए, ये इसको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम द्वारक बोलते हैं, इंग्लिश में अपर्चर बोलते हैं। ये अगर बहुत छोटा हो जाए तो ये एम पॉइंट जो है पी पॉइंट में मिल जाएगा। 100% बात सही है कि यदि दर्पण का जो द्वारक है ये बिल्कुल पी पॉइंट पे आ जाए, मतलब ये द्वारक छोटा हो जाए तो एम पॉइंट जो है पी पॉइंट पे आ जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, तो उस कंडीशन में सर एफ एन जो है ये
एफ के बराबर हो जाएगा। जो एफ एन है एफ के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा सर? क्योंकि एम पॉइंट भी पी पॉइंट पे आ जाएगा। अगर ये छोटा हो जाएगा द्वारक तो एम पॉइंट पी पॉइंट पे आ जाएगा, और यहाँ से ये जो एन है इसी पी बिंदु पे मिलेगा, तो हम उस कंडीशन में लिख सकते हैं कि एफ एन इक्वल टू एफ पी। तो चलिए यही चीज़ हमको करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तो उस कंडीशन में जो एफ एन है, एफ एन ये इक्वल हो जाएगा किसके? एफ पी के। बात क्लियर? तो यहाँ से देखते हैं हम लिख क्या सकते हैं। तो यहाँ से बच्चे ए बी तो ए बी ही रहेगा, ए बी बाई आई आई डैश, ये जस का तस रहेगा। ये इक्वल हो जाएगा, एफ एन को अब हम बदलना चाहते हैं किस में? एफ पी में, क्योंकि एफ एन कोई डिस्टेंस नहीं है, एफ पी हमको कंप्लीट डिस्टेंस पता है, इसलिए हम एफ एन को क्या बदले हैं? एफ पी में बदले हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ पी डिवाइडेड बाई आई एफ। बात क्लियर? इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए समीकरण 1 ये है और 2 ये है। तो देखिए समीकरण 1 में ए बी बटा आई आई डैश इक्वल टू ए सी बटा आई सी, और समीकरण 2 में भी है ए बी बटा में आई आई डैश इक्वल टू एफ पी बटा में आई एफ। तो ए बी बटा आई आई डैश, ए बी बटा आई आई डैश एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या? ए सी बटा में आई सी, ए सी बटा में आई सी जस्ट इक्वल टू एफ पी या पी एफ जो भी आप लिखें बटा में आई एफ। इतनी बात में किसको समस्या है? एक बार रिपीट कर लीजिए आप लोग। समीकरण 1 तथा 2 से, तो ए बी बटा में आई आई डैश जस्ट इक्वल टू ए सी बटा में आई सी, दैन फिर से ये इक्वेशन सेकंड में क्या है? ए बी बटा में आई आई डैश इक्वल टू एफ पी बटा में आई एफ। ए बी बटा आई आई डैश से ए बी बटा आई आई डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए सी बटा में आई सी इक्वल टू एफ पी बटा में आई एफ बचेगा, ठीक है। अब चलिए हमने जो ये चीज़ लिखा है अब इसका यूज करते हैं। कैसे सर? तो देखिए ए सी लाइन क्या है? ए से यहाँ पे और सी ये है, ए सी लाइन ये है, हमको ये डिस्टेंस चाहिए ए सी डिस्टेंस। तो हमको तो ये ए सी डिस्टेंस पता नहीं है, हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पता है। कैसे सर? देखिए पी से लेके ए तक की दूरी वस्तु की दूरी है, पोल से लेके वस्तु की दूरी क्या है? पी ए है, और पी ए के तो हम माइनस यू लिखते हैं। देखिए पी ए को क्या लिखे हैं? माइनस यू लिखे हैं। तो पी ए में से अगर हम पी सी को घटा देंगे, इस पूरी लंबाई में से इतनी लंबाई को घटा देंगे तो ये बच जाएगा ना। समझ पाए आप? पी से लेके ए तक की दूरी हमको पता है, और P से लेके C तक की दूरी भी पता है, तो PA माइनस कर देंगे PC तो बच जाएगा AC। बात क्लियर? तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको लिखते हैं हम सिस्टमेटिक रूप से। AC को क्या लिख सकते हैं? तो PA माइनस PC। अब PC वाले बच्चे ज़्यादा दिमाग मत लगाना, है ना। देखो IC को क्या लिख सकते हैं? IC। अब IC है, अब ये दूरी हमको पता नहीं है, लेकिन हमको क्या क्या पता है सर? PC पता है, और PC पता है, और ये IP पता है, PI पता है, ठीक है। PI क्या है सर? तो ये प्रतिबिंब की दूरी है, और PC क्या है? तो ये कर्वेचर है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं PC माइनस PI, ठीक है, क्योंकि हमको PI पता है, PC पता है, तो PC से ले लिए। चलो FP तो हमको डायरेक्ट पता है कि हाँ ये F है, ठीक है, तो ये FP को FP रहने दो। IF को देखो, IF ये दूरी निकालनी है, तो हमको क्या क्या पता है? PC पता है, सॉरी देखो PI पता है, PI पता है, और PF पता है। तो PI में से इतनी दूरी को माइनस करेंगे तो ये दूरी बच जाएगी। बात क्लियर? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर? तो इसको हम लिख सकते हैं PI माइनस PF। बात क्लियर? चलो लोग ध्यान से थोड़ा सा देख लो, कट नहीं रहा है? ठीक है, नहीं कट रहा। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए हम आगे की चीज़ों को डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, आइए अब पी ए की वैल्यू यहाँ से हम पुट करते हैं। पी ए क्या है? माइनस यू है, माइनस यू, ठीक है, और माइनस का साइन है। बीच में क्या है? पी सी, पी सी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, क्या है? माइनस आर है।
यहाँ पे माइनस आर अपॉन में पीसी, पीसी क्या है माइनस आर माइनस पी आई, पी आई क्या है माइनस वी है, माइनस वी। बात क्लियर? इक्वल टू पी एफ, पी एफ कितना है, पी एफ पी एफ पी एफ है माइनस एफ, तो यहाँ पे रख देंगे माइनस एफ अपॉन में पी आई, पी आई क्या है, पी आई, पी आई की वैल्यू माइनस वी, माइनस साइन के साथ, पी एफ क्या है माइनस एफ है, तो माइनस एफ कर देंगे। इतनी बातें क्लियर? आइए इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करेंगे तो देखिए माइनस तो माइनस ही रहेगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आर बटा में माइनस आर अपनी जगह पे है, अब माइनस माइनस प्लस वी अपनी जगह पे हो जाएगा, माइनस माइनस एफ अपान में माइनस वी और माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? देखिए u दिख रहा है, v दिख रहा है, f दिख रहा है, लेकिन एक एक्सटर्नल टर्म दिख रहा है r, इसको हटाते हैं और कुछ ऐसे कंडीशन में लेके आते हैं जो हमको ज्ञात है। तो देखिए r बराबर हमने यहाँ पे लिखा है f2f, अभी हम लोगों ने पीछे प्रूफ किया इसको, r बराबर 2f या f बराबर r/2 कैसे आया है, ठीक है, तो अभी हमने इसको प्रूफ किया है। तो यहाँ से चलिए हम यहाँ पे वैल्यूज को रख देते हैं, माइनस u प्लस f की जगह r की जगह पे 2f अपान में माइनस 2f प्लस वी इक्वल टू माइनस एफ अपान में माइनस वी प्लस एफ। बात क्लियर? अब देखिए इस वैल्यूज को ना इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यूज को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इस वैल्यूज को इस माइनस एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए 1 बाई 1 करते हैं, माइनस में माइनस वी का माइनस यू में करेंगे तो प्लस यू वी हो जाएगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है आगे, प्लस यू वी हो जाएगा। फिर इस माइनस वी का इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2vf हो जाएगा। इसका इसके साथ करिए तो प्लस माइनस माइनस यू एफ हो जाएगा, ठीक है, यू एफ हो जाएगा। फिर इस प्लस का इसके साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू को यहाँ पे मैं लगाता हूँ, जगह इधर नहीं है अपने पास, तो यहाँ पे समझिएगा। अब इस माइनस एफ का इसके साथ पूरा कर दीजिए, तो माइनस में माइनस का गुणा किए प्लस और एफ में 2f का मल्टीप्लाई करिए तो 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और वी एफ हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस 2f स्क्वायर और इधर प्लस 2f स्क्वायर दोनों बराबर के, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल आउट होने के बाद आप देखिएगा ये क्या बचेगा यहाँ पे, तो uv बचेगा, uv माइनस 2vf बचेगा, माइनस uf बचेगा और इक्वल टू माइनस vf बचेगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ से 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, हमने यहाँ से uv माइनस 2vf माइनस uf और इक्वल टू माइनस vf को रख लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे ये माइनस 2vf है और यहाँ पे माइनस 2vf है, इसको हम एक साइड कर दें, अगर पक्षांतर कर दें लेफ्ट साइड लेके आ जाए तो क्या होगा, तो यहाँ से देखेंगे uv माइनस 2vf प्लस vf माइनस uf बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर बात? तो यहाँ से देखिएगा यहाँ पे माइनस 2vf और प्लस vf, देखिए 1vf यहाँ पे है, 2vf यहाँ पे है, एक दूसरे से घटेंगे, घट जाएगा तो ये 2vf जो है बच जाएगा 1vf। तो यहाँ पे लिखेंगे uv माइनस vf माइनस uf बराबर 0। क्लियर बात? अब यहाँ से देखिए इन दोनों को हम एक साइड कर दें, इन दोनों को एक साइड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, uv बराबर vf प्लस uf हो जाएगा, माइनस जाएगा इधर तो प्लस कर देगा, माइनस जाएगा इधर तो प्लस कर देगा। बात क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा एक हमको यहाँ पे एक इक्वेशन टाइप का मिल गया, इस पूरे इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, डिवाइड लगा देंगे, भाग कर देंगे uvf से, ठीक है ना, डिवाइड कर देंगे uvf से, तो uvf से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, uv अपान में uvf इक्वल टू, यहाँ पे इसको लिख देंगे uf अपान में uvf प्लस vf बटा या अपान में uvf हो जाएगा। बात क्लियर? अब यहाँ से समझिएगा uv से uv कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से uf से uf कैंसिल आउट हो जाएगा और vf से vf कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 अपान में f इक्वल टू 1 अपान में v प्लस 1 अपान में u बच जाएगा। और बच्चा लोग हम लोग को यही प्रूफ भी करना है, तो ये हो जाएगा दर्पण का फॉर्मूला प्रूफ। देखिए यहाँ पे हमको यही प्रूफ करना था, मैंने पहले लिख दिया दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र 1 अपान में f इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू होता है।
अब ये हमने बस कक्षा 10th में पढ़ा था, जाना था हमने कि हाँ ये ऐसा होता है। लेकिन कक्षा 12th वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में यही आ जाए, सेम उठ के आ जाए। इसलिए बच्चा ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरी तरीके से अच्छे से एक बार इसको रिपीट कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।